आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मई 2020 की। तो हम लोगों ने 3-4 वीडियोस बना दी हैं। पॉलिटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंटरनेशनल सारे 8 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इकोनॉमी के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 इस वीडियो के अंदर हैं। देखो इसमें ना मेरे को अभी तक मैंने ट्रिप फ्लेक्सिबिलिटीज़ तक बना दी है वीडियो, ये आप देखोगे आपको समझ में आएगा। पहले ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनमें मुझे ना प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कंटेंट दिखाई दिया। डेफिनेशन है, एक्ट्स के नाम हैं, डेट्स के हैं, डिक्लेरेशंस हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन 3 टॉपिक्स के अंदर अभी आगे देखते हैं लेबर लॉ रिफॉर्म्स वगैरह में, बाकी सब में क्या कुछ मिलेगा हमको। अभी तक तो मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक डेटा मिला है, वो आपको या तो आप नोट बना लीजिए एक जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमी का टॉपिक है। आई थिंक इस बार थोड़ा सा इकोनॉमी हल्का, मुझे लग रहा था अच्छा टॉपिक दिए हैं पर मुझे थोड़े टफ लग रहे थे, बट नेवर माइंड, मैंने इनको बहुत लाइटली आपको समझाने की कोशिश की है। मेन स्पेसिफिक मत जंप करना इनके अंदर इतना। अभी मैंने इसमें स्टेटस पेपर के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आपको दिखा रहे थे उस टाइप के, लेकिन जितना हो सके कोशिश करना कि इसमें प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो आप। मेन स्पेसिफिक इसमें जंप करने की कोशिश मत करना। इस टाइप का इतना टेक्निकल मेन स्पेसिफिक कभी भी नहीं आने वाला है। मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको ट्रिप फ्लेक्सिबिलिटी के क्वेश्चन का, उसको देख के आप आइडिया लगा लेना। लिखने को ज़रूर आएगा लेकिन इतना टेक्निकल नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी। 3.3 सरफेसी एक्ट, पूरा का पूरा न्यूज़ में पढ़ने के लिए, उसके बाद ये डेफिनेशंस क्या है, मोर इन द न्यूज़, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि सरफेसी एक्ट क्या होता है। देखो सरफेसी एक्ट को फ्रेम किया गया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, कौन एड्रेस करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स एड्रेस करेंगे। देखो आप जब कभी लोन वगैरह लेते हो, ठीक है, और आप उसको अगर रिपे नहीं कर पाते हो तो आप एनपीए बन जाते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उन सबको एड्रेस करने के लिए, और ये कब होगा? सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटी पहले डिपॉजिट की होगी, आपने कोई कोलेटरल रखा होगा, आपने कुछ गिरवी रखा होगा, उन्हीं के ऊपर ही सरफेसी एक्ट लग सकता है। ठीक है, नॉन सिक्योर्ड के ऊपर नहीं हो सकता है। इस एक्ट के अंदर जनरली क्या होता है ना, एक प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का और रेगुलेशन का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। अगर आप एनपीए बन चुके हो, ठीक है, तो आप बैंक क्या करेगा कि बैंक आपके लिए एआरसी सेटअप करेगा। ठीक है, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैगी वो आपके उस पूरे के पूरे एसेट को दोबारा से रिन्यू करेगी और उसमें से पूरा का जो बैंक का जो अमाउंट था, लोन का जो एसेट अमाउंट था, उस पूरे के पूरे को रिवाइव कर देगी। सिक्योरिटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, जो भी एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में बाय एआरसी थ्रू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। एआरसी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करते हैं, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा जो एग्जिस्टिंग लोन होता है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बात आती है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय लेंडर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर गिविंग ए नोटिस पीरियड ऑफ 60 डेज। यानी कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक आपको एनपी डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद आपके उस एसेट वगैरह को, आपकी जो सिक्योरिटी की रिसिप्ट उनके पास थी, उसको मार्केट में सेल करने के लिए, फिर उसको एआरसी के देने के लिए, उससे पहले आपको बैंक 60 डेज़ का नोटिस देगा। ठीक है, उसके बाद वो आपकी चीज़ों की पोजीशन लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन ध्यान रहे, सिंस हमारे कोर्ट वगैरह इतने बिजी होते हैं तो कोर्ट के पास जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। सरफेसी एक्ट के तहत बैंक डायरेक्टली आपकी एसेट को अपनी पोजीशन में ले सकता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट सेटअप कर सकता है। हो सकता है कि उसी मैनेजमेंट को रन करके उसको छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर डाल के और उसको मार्केट में सेल कर दे, जिससे कारण वो अपना पूरा का पूरा लोन का अमाउंट है रिकवर कर सकता है। किसी भी इंसान को अपॉइंट कर देगा उस पूरे को मैनेज करने के लिए। आस्क डेटर्स टू फॉर द बोरोवर टू पे फॉर देयर ड्यूज टू विद रिस्पेक्ट टू द एसेट। और इवन वो ये भी उन डेटर्स को बोलता है कि आपने जो भी कुछ बोरो किया था आप उसको पे भी कर सकते हो। सो दिस हैपन्स बेसिकली एनफोर्स करने के लिए होता है जो भी सिक्योरिटी रेस्पेक्ट होता है। क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रजिस्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो भी सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी फाइनल एसेट का, उसी एक सेंट्रल लेवल के ऊपर एक रजिस्ट्री भी मेंटेन की जाती हैगी। एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर द सिक्योर डेट्स कैन बी फाइल्ड बोरोवर्स लेंडर्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर आपको अपने रिकवर्ड सिक्योर डेट्स के अगेंस्ट कोई अगर फाइलिंग करनी, कुछ अपील करनी हैगी, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया गया है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसकी आप अपील भी करना चाहो तो उसके बाद डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी एस्टेब्लिश किया गया है डेट की रिकवरी के लिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत। प्रोविजन क्या है, इस जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के, वो किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहली बार, कोई भी सिक्योरिटी जो कि इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी ऐसा केस जहाँ पर जो अमाउंट ड्यू है वो 20% से कम होगी, ठीक है, वहाँ पर भी आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। या फिर कोई भी ऐसा एसेट जिसकी 1 लाख रुपीज़ से कम का जो फाइनेंशियल एसेट होगा, वहाँ पर भी आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। अब हम ऊपर जाके ये जान लेते हैं कि ये हो क्या रहा था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सरफेसी एक्ट था क्या।
रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक 5 बेंच जज ने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट यानी सरफेसी एक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने डेट्स की रिकवरी करने के लिए, जो भी डिफॉल्टर जो भी एनपीएस होते हैं उनके लिए। पहले क्या था, कॉर्पोरेटिव बैंक्स के थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूज करती थी। एक्चुअल में सरफेसी एक्ट जो बनाया गया था वो सिर्फ बैंक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन कॉर्पोरेटिव बैंक्स की डेफिनेशन के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन था। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों की अपनी शेयरिंग भी होती है, ठीक है, पब्लिक शेयरिंग भी होती है, प्लस प्रमोटर्स भी होते हैं। जनरली जो बैंक्स के अंदर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर पब्लिक भी थी और कुछ प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हो सकती है। कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आ जाती है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट यानी कि MCCS एक्ट के तहत 2002 में वहाँ पर भी रजिस्टर्ड है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आएंगे। तो जो पेटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि यार आप इसके ऊपर सरफेसी एक्ट कैसे लगा सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अगर आप 7th शेड्यूल को देखते हो, आप गूगल के ऊपर जाकर लिखना 7th शेड्यूल की ऑल सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है, तो उसमें आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सारी की सारी लिस्ट आ जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से डायरेक्ट PDF डाउनलोड होती है। मैं कहूँगा उस PDF को आप लोग प्लीज़ प्रिंट करके अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है, जो हर दिन न्यूज़ में, हर एक न्यूज़ में कहीं ना कहीं आ रही होती हैं, उनको अपने टेबल के सामने लगा, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ये DPSPs हो गई और डायरेक्टिव ये DPSP हो गया और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं, ठीक है। प्लस में आई थिंक ये अभी इतना कॉमन सा कुछ हो रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये चीज़ आपके टेबल के सामने होनी चाहिए जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर जब भी आप कुछ और डिस्कस कर रहे हो। सडनली आपके दिमाग में क्लिक करता है कि यार ये क्या चीज़ थी, ये कौन सी एंट्री में आता है, तो आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-4 बार देखोगे आपको कुछ और भी दिखाई देगा, सडनली वो लिस्ट पूरी याद हो जाती है आपको। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। इस टॉपिक के अंदर आपको मेंस के क्वेश्चन इतने नहीं बनेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो ये याद करने की जरूरत है हमको। तो पूछा जा सकता है कि सरफेसी एक्ट के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स की डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है। तो वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी आता है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आता है, बैंकिंग लॉज में भी आता है। तो कॉम्पिटेंस, पार्लियामेंट के पास एक कॉम्पिटेंस होती है कि वो जो भी डेट रिकवरी के लिए ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होता है इनको रजिस्टर कर सकता है सरफेसी एक्ट के अंडर, ठीक है। लेकिन वेदर सरफेसी एक्ट 2002 कैन बी अप्लाई टू दीज कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी 2003 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट हुआ था ना सरफेसी एक्ट का 2013 में, उसमें इंक्लूड किया था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विद इन इस डेफिनेशन ऑफ बैंक। उसके बाद फिर पिटिशनर्स ने बोला कि आपने पहले ये क्लियर नहीं किया कि यूनियन लिस्ट का काउंट होगा या फिर स्टेट लिस्ट का। इसी के बाद अभी 5 बेंच की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बहुत फाइनल लाइन में क्लियर कर दिया कि देखो ये बैंकिंग के अंदर काउंट होगा और ये यूनियन लिस्ट के अंदर काउंट होगा। यूनियन लिस्ट के अंदर काउंट होगा मतलब इस पर सरफेसी एक्ट बहुत इजीली लग सकता है। हमारे लिए यहाँ पर जानने की इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है क्या है, वो ये हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। पार्लियामेंट किसी भी बैंक की रिकवरी के लिए उसको सरफेसी एक्ट का यूज़ करने की पावर दे सकता है और यही पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है। CBs रजिस्टर्ड अंडर स्टेट लॉज इंक्लूड MCBC आर कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ एंट्री 45। पार्लियामेंट ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये यूनियन लिस्ट के एंट्री 45 के अंदर कवर होता है। आगे CBs इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग आर कवर्ड अंडर बैंकिंग कंपनी। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं वो सारे के सारे बैंकिंग कंपनी में होते हैं और वो जो पर्पजेज होते हैं उनके बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। जो जजमेंट है इट होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर द कोऑपरेटिंग बैंक्स एज इट विल हेल्प देम एक्सपेडाइट का मतलब होता है बहुत फास्ट रिकवरी ऑफ देयर बैड लोन्स यूजिंग प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनके जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सब हो गए हैं वो उनकी अपने सारे के सारे जो रिकवरी करनी है कि वो बहुत ही एक्सपेडाइट यानी कि फास्टली कर सकते हैं। हमारे लिए जानने की बड़ी अच्छी कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, ये हमको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी क्या होता है, इट्स अ फंजिबल नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड्स सम टाइप ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स। देखो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें अपनी लोन वगैरह लेते हो तो आप बैंकों को सिक्योरिटी देते हो ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ये पेपर होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। ये कोई इन हैंड कैश नहीं होता है, ठीक है। फंजिबल मतलब इसको आप स्मॉल फ्रेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, यानी कि आप कुछ 10 लाख का, कुछ 50 लाख का, कुछ इतने करोड़ का, ऐसे। इसके 2 टाइप्स होते हैं जनरली और इसकी बहुत बड़ी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो इक्विटीज़ की सिक्योरिटी। इक्विटी का मतलब जहाँ पर रहता है वहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात आ जाती है। एक होता है डेट सिक्योरिटी यानी कि कर्जा, जहाँ पर लोन वगैरह की बात करती है। तो जब सिक्योरिटी के अंदर हम लोन वगैरह की सेटअप करते हैं, इक्विटी की सेटअप करते हैं, तो सबसे पहले जो लोन का रीपेमेंट होता है ना उसकी प्रायोरिटी हाइट ऊपर आ जाती है। अगर हम एक इस तरीके से बात करें तो जो नॉर्मल लोन्स होते हैं ना सबसे पहले उनको पे किया जाता है, उसके बाद सबॉर्डिनेट डेट को पे किया जाता है,
थर्ड नंबर के ऊपर हमारे जो प्रेफरेंशियल इक्विटी होल्डर्स वगैरह होते हैं उनकी रिपेमेंट की जाती है कि अगर कहीं कुछ बच जाता है पैसा वगैरह तो वो उसी जो बोरोवर था उसको वापस कर दिया जाता है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन ए लोन इज अ लीगल क्लेम ऑन कोलेट्रल that the borrower provides that allows the lender to repossess the collateral and sell it to the loan if the loan goes bad। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आपकी जो सिक्योरिटी होती है उस अगर आपका जो आपका आपने लोन लिया था अगर वो एनपीए बन जाता है तो आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो जो जिस लेंडर को जिससे आपने लोन लिया था कि वो आपकी सिक्योरिटी का यूज़ करके इसको सेल करके अपने लोन की वैल्यू को रिकवर कर सकता है। सिक्योरिटी रिसिप्ट, इसका मतलब एक रिसिप्ट होती है और दी अदर सिक्योरिटी इशूड बाय एन एआरसी टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एज एन एविडेंस ऑफ परचेज। जो एआरसी होता है यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो एक रिसीट सबमिट करती है किसी भी इंस्टीट्यूशनल बायर को। वो एक एविडेंस, एक प्रूफ होता है कि वो इस सिक्योरिटी को परचेज कर सकता है। ये एक ऑफ द फाइनेंशियल एसेट जो कि इन्वॉल्व है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर। इस टॉपिक के अंदर जो मेजर चीज़ें थी वो थी कि कुछ नाम, कुछ एक्ट्स वगैरह। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे देखने की चीज़ है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है, उसमें और सरफेसी एक्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के बाद सरफेसी की जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के अंदर जनरली सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली थी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी एंटिटी की इनएबिलिटी यानी कि अब वो अपने बिल्स वगैरह पे नहीं कर पा रहा है तो जो भी उसके पेंडिंग है और पेएबल है, ठीक है। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है, बैंक आपको डिक्लेयर कर देगा दैट यू आर नॉट एबल टू पे इट, तो यू आर बैंकरप्ट। इट डिड अवे विद ओवरलैपिंग प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लॉज। तो इसमें हुआ क्या था, जो सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट था 1985 का, रिकवरी ऑफ डेट ड्यूज ड्यू टू बैंक फाइनेंशियल एक्ट वगैरह, सरफेसी एक्ट वगैरह था, इन सबको मिला जुला करके इन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना दिया था। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा जहाँ पर ये पूरा गिवन हो। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बेसिक्स बता रखा है। आईबीसी ने एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सेटअप किया था जिसके अंदर रेगुलेटरी, इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल्स, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म सारे के सारे होंगे। मेन बेनिफिट क्या होगा, एक तो बहुत फॉर्मल होगा, टाइम बाउंड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ दोगे कि लेके ठीक है भाई बैंक वाले के पास भी टाइम है या फिर आप एनपीए बना के छोड़ दोगे। बहुत ही टाइम बाउंड होगा, बहुत जल्दी काम होगा, बहुत एक्सपेडाइट प्रोसेस होगा इसके अंदर। तो अगर हम बहुत और ज़्यादा क्रूशियल हम लोग डिफरेंसेस देखने की बात करते हैं आईबीसी में सरफेसी एक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सरफेसी एक्ट जो 2000 का था वो सिर्फ उसे सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के था, यानी कि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे तो ही बैंक के पास कोई पावर होगी कि आपकी सिक्योरिटी को रिकवर कर सकता है। अगर आपने कोई सिक्योरिटी सेटअप की नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के अंदर क्या हो सकता है कि वो जो आपका बैंक वगैरह होता है वो आपको, आप सिक्योर्ड थे आप नहीं सिक्योर्ड थे, आपके ऊपर वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का कोड का यूज़ करके आपकी जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी एसेट्स होते हैं उन सबको यूज़ करके अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। यानी कि बोथ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों यूज़ होते हैं इसमें। सेक्शन 14 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द आईबीसी 2016 प्रोवाइड दैट ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज डिफाइंड बाय द कोड। ये जो कोड है ना ये प्रेसिडेंस ले लेता है सरफेसी के ऊपर, यानी कि सरफेसी अगर वहाँ पे है या नहीं है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपका पहले तो बात कि आपका अगर सिक्योर्ड था, जो एसेट था आपका, सिक्योरिटी आपने मेंशन की थी की हो नहीं किसी, लेकिन ये जो आईबीसी होता है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है, ये सरफेसी को ओवरलैप कर देता है, उसके ऊपर प्रेसिडेंस लेता है। यानी कि सरफेसी उसके अंदर ही आ गया था ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सरफेसी अभी भी यूज़ किया जाता है। आईबीसी प्रोवाइड करता है सेपरेट एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। इसके अंदर क्या हुआ करता था कि इसमें इनके पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल थे, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल थे। आईबीसी के अंदर सेपरेट एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ होती हैं कंपनीज़ के लिए और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए, हर एक के लिए अलग अलग होती हैं, जो कि जिनको डील कौन करता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इंडिविजुअल्स और अनलिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए इनके पास है डीआरटी। वाइल जो सरफेसी एक्ट था वो डीआरटी को एज एन अरे यार बोलने में बड़ा ये अजीब सा हो जाता है, एडजुडिकेशन अथॉरिटी ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू द एक्ट। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कौन सा ट्रिब्यूनल कौन से सेक्शन के अंदर है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसमें, सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड दोनों आ जाते हैं आईबीसी के अंदर। सरफेसी के अंदर सिर्फ सिक्योर्ड आया करते थे और 2016 में ये आया था। इसके अलावा ऐसा कुछ मेजर तो नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर ये कोऑपरेटिव बैंक्स की डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है आपसे, और ये कौन सी एंटर लिस्ट के अंदर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ जाते हैं यहाँ पर। इससे ज़्यादा तो इसमें ऐसा कुछ पूछने वाला है नहीं। ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़, तो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड पहले मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सा टॉपिक है, इसमें क्या करने का है, क्या पढ़ने का है। एक बार ज़रा आप ये क्वेश्चन पढ़िए, ई का जो सेक्शन है, एफ वाला मत पढ़िएगा, नीचे का थोड़ा सा क्रॉप करना रह गया था। हैव द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस एंड द रिजल्टेंट ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच इज़ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, ट्रिप्स होता है। क्या उसने हेल्प की है रिजॉल्व करने में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि वेरिएशंस के कारण आ रहे थे डिफरेंट नेशंस के आईपीआर रिजीम्स के अंदर। ऑल्सो लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू कन्फर्म टू ट्रिप्स। तो ट्रिप्स के रिगार्डिंग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग मुझे एक मेन क्वेश्चन यही मिला था जो पास्ट में आया हुआ था।
तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिप्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या है, इंडिया का कहाँ पे क्या पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है एंड एवरीथिंग। न्यूज़ में क्या कुछ चल रहा है इसके अंदर ये हम लोग पहले बाद में देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और ट्रिप्स एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या। देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर आया था। किसके बाद आया था? गेट के बाद, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था उसके बाद। उसी के दौरान एक और भी वो नेगोशिएशन चल रही थी, वो थी ट्रिप्स एग्रीमेंट की। ठीक है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट का बेसिकली किसके लिए किया जाता था? जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है ना मल्टीलेटरल के लेवल के ऊपर। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से निकल के आई होती हैं। अब वो कॉपीराइट हो गया, वो ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइंस हो गया, एवरीथिंग इंक्लूडेड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, वो सब के सब हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रिप एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हुआ था। ये जो नेगोशिएशन चल रहा था ना, ये चल रहा था 1986 से लेकर 1994 तक उरुग्वे राउंड के अंदर। अभी मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिखाया था कि क्या वो चीज़ इतनी सक्सेसफुल है अभी तक। तो इन्होंने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स रख दिए थे, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोवाइडेड बाय ईच मेंबर। यानी कि देखो, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है, रेगुलेट करना है, तो कुछ तो स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करोगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई इतने ये तो करने, मैक्सिमम वाले नहीं बोले, उनका मिनिमम यार देखो इतने तो कर ही लो, इसके नीचे मत जाओ, इसके ऊपर तुम्हारे को थोड़ी छूट है, तुम ये कर लेना, वो ना, वो सारी छूट क्या कुछ हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उन्होंने बोला था कि यार इतना तो आप प्लीज़ कर ही लो। तो एक WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक पेरिस कन्वेंशन है जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए है, एक बर्न कन्वेंशन है जो कि फॉर द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। तो उसी तरीके से हमारे पास एक ट्रिप्स भी हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आप लोगों का, किस किस टाइप के कन्वेंशंस हैं, ठीक है, प्लस इसका उरुग्वे राउंड जो था वो कौन से ईयर में हुआ था, और ट्रिप्स मैनेजमेंट के अंदर क्या, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर क्या कुछ आता है। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के और रेमेडीज़ के, जो कि प्रोविजनल मेजर्स हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, और बॉर्डर मेजर्स क्या हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स क्या हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ पेटेंटिंग कर रहे हो, कुछ ट्रेडमार्क सेटअप कर रहे हो, लेकिन कोई उसका मिसयूज़ कर रहा है सिविल पर्पज़ के लिए, क्रिमिनल पर्पज़ के लिए, उसके ऊपर क्या प्रोविजन सेटअप करोगे? कुछ पनिशमेंट देनी है, कोई केस चलाना है, या फिर उसको कुछ थोड़ी सी छूट देनी है, फाइन लगाना है, रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी, ठीक है, रिकॉर्ड कौन रखेगा, हर एक चीज़ ट्रिप्स के अंदर डिस्कस की गई थी। एग्रीमेंट के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं बिटवीन WTO मेंबर्स, तो उन अबाउट द रिस्पेक्ट टू द ट्रिप्स ऑब्लिगेशन सब्जेक्ट टू द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। तो जो भी होंगे वो सारे के सारे WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किए जाएंगे अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं ट्रिप्स के अंदर। तो एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हो आप, लेआउट डिजाइन की बात कर रहे हो, ट्रेड सीक्रेट्स इन डेटा की बात कर रहे हो। तो जो भी मेंबर होगा WTO का, ऑब्वियस सी बात है, जो WTO का मेंबर होगा इसमें 160+ कंट्रीज है, तो वो नेचुरली ऑब्लाइज होगा कि वो उसको ट्रिप्स एग्रीमेंट भी फॉलो करना है। अब हमने ये चीज़ जान ली है कि अब हम थोड़ा सा ऊपर जान लेते हैं ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखो, जब आप इस तरह के पेटेंट वगैरह के ऊपर कुछ रूल्स बना रहे होते हैं ना, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं ना, उन लोगों को ना थोड़ी सी छूट चाहिए होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं थोड़ी सी छूट चाहिए, कि ताकि जो इम्पैक्ट ऑफ पेटेंट्स है ना, पेटेंट का इम्पैक्ट का मतलब क्या है ये देखो। आप जब कोई, अब ना पहले ये जान लो एक जेनरिक ड्रग क्या होता है। एक होती है पेटेंटेड ड्रग यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन, और एक होती है जेनरिक ड्रग। पेटेंट ड्रग जो होती है ना, उसका प्राइस बहुत हाई होता है। उसी के तरीके से एक जेनरिक ड्रग बनाई जाती है जिसमें कंटेंट जो होता है बहुत ही सिमिलर होता है, क्लोज टू वही, एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतनी नहीं होती, तो बहुत ही सस्ती बिकती है। हो सकता है कि जो पेटेंट ड्रग है वो 1000 रुपीज़ की कोई एक टैबलेट आ रही हो, इतनी महंगी हो सकती है। वहीं पर जो जेनरिक ड्रग होगी वो आपकी 30-40 रुपये की एक ड्रग आ रही होगी, एक टैबलेट आ रही होगी। ये डिफरेंस होता है जेनरिक में और पेटेंट ड्रग्स के अंदर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोहा डिक्लेरेशन हुआ था ट्रिप्स का ही पब्लिक हेल्थ को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ को लेकर हमको इस ट्रिप एग्रीमेंट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर देनी चाहिए, हेल्थ के कंसर्न को लेकर स्पेशली। तो उन्होंने कहा था कि जो पेटेंट्स का होते हैं ना, उसके कारण उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट है, रिसर्च है, इनोवेशन है, वो जो भी चीज़ें फार्मास्यूटिकल्स में डेवलप करते हैं उनका पेटेंट रख देते हैं, सेट कर देते हैं। अब जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका वो यूज़ कर ही नहीं पाती क्योंकि बहुत महंगी होती हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की थी, दोहा का डिक्लेरेशन भी हुआ था ट्रिप्स के रिगार्डिंग, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग, कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज इस रिगार्ड में प्रोवाइड की जाए। उसी के बारे में हम लोग बात करें ताकि इन कंट्रीज़ को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को ट्रिप्स के कंपैटिबल नॉर्म्स को थोड़ा सा यूज़ करने का मौका मिल जाता है। कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे वो एक पहली चीज़ बोल रहा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब होता है कि आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मान लो इंडिया ही, एग्जाम्पल इंडिया का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई एक पेटेंट ड्रग है,
हमारे यहाँ पर मान लो किसके ड्रग की बात, जैसे रेबीज़ की एक आती है ना वैक्सीन, मान लो रेबीज़ की एक वैक्सीन, उसकी 1000 रुपीज़ की वैल्यू है और उसका पेटेंट किसके पास है, मान लो उसका पेटेंट चाइना के पास है। तो कंपलसरी लाइसेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर वो इंडिया के अंदर कंपलसरी लाइसेंस से बिक रही है तो इंडिया किसी भी कंपनी को अलाउ कर सकते हैं कि आप बिना उसका पेटेंट को परचेज किए आप उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है। कंडीशंस क्या कुछ होगी, कंडीशंस होगी पब्लिक हेल्थ का इशू आया हुआ होगा तो, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी तो, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। पैरेलल इंपोर्टेशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक ही मेडिसिन आपकी कंट्री के अंदर भी है और वही सेम मेडिसिन मान लो रशिया के अंदर भी बिक रही है, रशिया के अंदर वो मेडिसिन बहुत सस्ती बिक रही है, आपकी कंट्री बहुत महंगी बिक रही है, तो आप बिना वहाँ के पेटेंट को इन्फॉर्म किए, ठीक है, और बिना उसका पेटेंट परचेज किए आप उस मेडिसिन को वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इलीगल होगा बट यू कैन डू दिस, ठीक है। ये होता है पैरेलल इंपोर्टेशन के अंदर। एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट होगा इट डज नॉट रिक्वायर द पेटेंटिंग ऑफ न्यू यूजेस ऑफ नॉन प्रोडक्ट्स, यानी कि कभी कभी क्या होता था, या आपने एक मेडिसिन का पेटेंट बना दिया, ठीक है, आपने उसमें 10 दिन के बाद कोई और अपडेट कर दिया और उसमें दोबारा एक पेटेंट लगा दिया, तो जो खरीदने वाला होगा उसने पहले वाला पेटेंट का भी प्राइस दिया, फिर दूसरे वाले पेटेंट का भी प्राइस दिया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का एग्जाम्पशन हो जाएगा। आप अगर बार बार पेटेंट लगाओगे ना तो अंडर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पर इनके बार बार नए नए पेटेंट नहीं खरीदेंगे, आप बिना पेटेंट के उसको यूज़ कर सकते हो। Limits on the data protection. As a condition for permitting the sale of the marketing of a pharmaceutical product, drug regulatory authorities require pharmaceutical companies to submit the data demonstrating the safety, quality and efficacy of the product. उन्होंने ये कहा कि भैया जो भी कोई मेडिसिन, वैक्सीन या फिर क्योर बनती है उनको मार्केट में उतारने के लिए उनके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स होते हैं पहले तो और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा होता है। उन सबका डेटा वो डेटा सेव करके रख दिया जाता है। अब जो बड़ी कंपनी होती है, ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, बहुत सारा रिसर्च करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, वो इन सारे प्रोसेस के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं लिमिट्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन के अंदर, यानी कि अगर आपकी कोई जेनेरिक मेडिसिन आपको यूज़ करनी है डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप उन्हीं का डेटा यूज़ करके, उस मेडिसिन का वही डेटा यूज़ करके, क्लिनिक ट्रायल वगैरह का जो डेटा था ऑलरेडी उसको यूज़ करके आप इस ड्रग को आगे सेल कर सकते हो। उसको आपका पेटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके की ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। फिर उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन होगी ट्रांजिशन पीरियड की फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा जो इसका ट्रांजिशन पीरियड होगा ना, ये ट्रिप्स का होगा, उसकी ऑब्लिगेशन है 2021 तक है, ठीक है। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ तक की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ का एक्सटेंशन जो है वो 2021 तक रहेगा। अब ऊपर हम वापस चलते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया ने अभी भी G20 मेंबर कंट्रीज़ को बोला है कि एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर काम कीजिए जो कि इन कंट्रीज़ को इनेबल करे फ्लेक्सिबिलिटीज़ को यूज़ करने के अंडर ट्रिप्स। और न्यूज़ में ये क्यों है, इंडिया ने कहा कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो इनेबल करेगा ट्रिप्स का आपको पता होना चाहिए, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्लेक्सिबिलिटीज़, जो इंश्योर करेगी एसेंशियल मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन ये सारे के सारी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर सबको अवेलेबल हो। ये इंडिया ने अभी बात उठाई है G20 के लिए। इंडिया यूज़ करता है अपना फ्लेक्सिबिलिटीज़ को कौन से एक्ट के अंदर, पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर, जो कि पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी पर्पजेज़ के लिए है। Reason for which India is asking for such an agreement will make it possible for nations to use compulsory license to make generic copies. The moment India अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट बन जाता है फ्लेक्सिबिलिटीज़ का, तो इंडिया उसी लाइसेंस कंपल्सरी लाइसेंस यूज़ करके, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है, उसी को यूज़ करके जेनरिक ड्रग्स डेवलप कर सकता है, तो जाकि बहुत चीप प्राइस के अंदर बिकेंगी। जैसे अभी हम लोग इसकी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की बात कर रहे थे, सुनने में आ रहा था कोई 5000 की वैक्सीन आ रही है, रेमडेसिविर करके कुछ, तो इतनी महंगी अगर ब्रांडेड वैक्सीन आएगी तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर 300-400 तक भी आएगी तो जनरली हर इंसान उसको अफोर्ड कर ही लेगा। तो यही हो जाएगा अगर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं ट्रिप्स की, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो ये पेटेंट ड्रग्स की जगह जेनरिक ड्रग को यूज़ करके अपनी पब्लिक हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं। ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं मैंने आप लोगों को बताया, ये पॉलिसी स्पेसिस होते हैं ताकि जो भी पेटेंट का इम्पैक्ट उसे कम करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ ऑल। इस टॉपिक के अंदर आपको वही जब इसमें इकोनॉमी के टॉपिक ना, ये 3 टॉपिक आ चुके हैं। हमारा ट्रिप्स वाला आ गया, एक हमारा ये क्या नाम था सरफेसी एक्ट आ गया, और इससे पीछे वाला जो हमारा था ना, क्या नाम था इस टॉपिक का, स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। ये तीनों के तीनों ना बड़ी प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक आए हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ इक्का दुक्का इधर उधर उठ के आने के टॉपिक के चांस बन जाते हैं बहुत सारे। सो आप इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा।